नमस्कार दोस्तों, मैं तेलंगाना कुछ दिन पहले ही होकर के आई हूँ। तेलंगाना में वोटिंग चल रही है। भयंकर भीड़ पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि तेलंगाना में लोग सुबह से ही वोट करने के लिए पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारों में खड़े हो गए हों। जब चुनाव शुरू हुए थे या चुनाव की तारीखें आई थी, तब तक तेलंगाना में हवा कुछ और थी, लेकिन आज तेलंगाना की हवा बहुत बदली हुई दिखाई दे रही है। तो तेलंगाना में क्या होने वाला है, बाकी के 4 राज्यों में क्या कुछ होने वाला है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविकांत सर, आपको क्या लग रहा है, तेलंगाना में कांग्रेस की रैलियों में भारी भीड़ और साथ साथ पोलिंग बूथों पर ये लंबी लंबी कतारें क्या कह रही है? देखिए, लोकतंत्र का उत्सव है और लोग बड़ी शिद्दत के साथ इसको महसूस कर रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उत्साह लोगों में है और जज्बा है, ये बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल पूरे तेलंगाना में एक तरफ तो केसीआर जीत की हैट्रिक के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, खास करके भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, परिवारवाद के जो आरोप हैं, जिसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बड़ी बारीकी से एक्सपोज किया और उनके रिश्तों को जोड़ा, ठीक उसी तरह से जैसे मोदी और अडानी के रिश्तों को जोड़ा था। तो राहुल गांधी ये पूछ रहे हैं कि भाई, मेरे ऊपर तो 24 केस हैं और ईडी ने 55 घंटे बैठा करके हमको परेशान किया, लेकिन जिन घोटालों में दिल्ली के दो दो लोग जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उसमें जहां से तार जुड़े हुए हैं, जो ईडी या जो खबरें आ रही हैं, वो केसीआर और उनकी बेटी सुरक्षित है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि दिल्ली के साथ ये केसीआर के अपने रिश्ते हैं। ये बात वहां के लोगों को समझ में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि उसे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर वो चुनाव ठीक ढंग से लड़ती है तो फिर केसीआर को नुकसान होगा, जिसका फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को। तो कांग्रेस पार्टी को रोकना, ये बीजेपी, केसीआर, एमआईएम तीनों की जुगलबंदी थी, जिसको आज नकार दिया तेलंगाना की जनता ने। ये और बिल्कुल वो लास्ट टाइम में क्या चेंजेस हो गए रविकांत सर? ये हवा अचानक से कैसे बदल गई? क्योंकि जब चुनाव शुरू हुए थे तो बीआरएस पार्टी का अपर हैंड एकदम साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक से ये बदलाव दिखते रहना और फिर आज ये लंबी लंबी कतारें पोलिंग बूथ्स पर हो गई। इसमें दो तीन फैक्टर हैं। एक फैक्टर तो है वहां के माइनॉरिटी मतदाता का। 13% वोटर है तेलंगाना में मुस्लिम। एमआईएम वो पार्टी है जो देश के अन्य हिस्सों में, बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में कहीं 40 सीट पे लड़ती है, कहीं 100 सीट पे लड़ती है, कहीं 50 पे, 30 पे लड़ती है। लेकिन अपने होम ग्राउंड पर वो 119 में से केवल 9 सीट पर लड़ रही है। और ये दरअसल वो युक्ति है कि मुस्लिम वोट को बीआरएस की तरफ ले जाना, क्योंकि पहले जो मुस्लिम वोटर है, दोनों बार उसने बीआरएस को वोट किया है। और ये आरोप ठीक ढंग से चस्पा किया राहुल गांधी ने कि भाई, ये प्रियंका गांधी ने भी कहा कि आप 9 सीट पर ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। और अजीब इत्तेफाक है कि जो टी राजा सिंह की सीट है ग्रेटर हैदराबाद की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के इकलौते विधायक हैं, वो उस सीट पर बाकोबर दे दिया एमआईएम ने, अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। जबकि मोहम्मद अजरुद्दीन, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ उन्होंने दे दिया प्रत्याशी अपना। ये दिखाता है कि एमआईएम का टारगेट कांग्रेस पार्टी है, बीआरएस नहीं है या बीजेपी नहीं है। तो ये उस गठजोड़ को दिखाता है। तो जो मुस्लिम मतदाता है वहां का 13%, वो कांग्रेस की तरफ रुख कर गया है। और इसीलिए आपको वहां दिखा होगा, आप तो गए हैं, कि जो रुझान है बहुत तेजी से बदला और लोग बदलाव के लिए राहुल गांधी पर भरोसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने जो हासिल किया है वो है लोगों का विश्वास। और जब वो ये कह रहे हैं कि हम इस देश में प्रेम की राजनीति करना चाहते हैं, सौहार्द स्थापित करना चाहते हैं,
अगर आपको उस विभाजन को, नफरत को, घृणा को, हिंसा को खत्म करना है तो फिर आपको दिल्ली से नरेंद्र मोदी की विदाई करनी होगी, और वहां से नरेंद्र मोदी की विदाई करने के लिए जरूरी है कि हैदराबाद से बीआरएस की विदाई हो। ये बात कनेक्ट कर रही है लोगों को, और इसीलिए वहां पहुंच रहे हैं, खास करके जो मुस्लिम मतदाता है। और दूसरा कार्ड है दलित, जो 17% है, 17% है। केसीआर ने वादा किया था उस तेलंगाना के आंदोलन में कि हम पहला सीएम दलित बनाएंगे और पहला डिप्टी सीएम हम मुस्लिम बनाएंगे। दोनों ही वादा खिलाफी की। आज दलित पलट करके कांग्रेस पार्टी की तरफ जा रहा है, जो इंदिरा गांधी के जमाने में वो था ही, इसलिए वहां इंदिरा गांधी बेहद लोकप्रिय है। अब सोनिया गांधी की अपील है, वो सोनिया अम्मा कहकर के पुकार रहे हैं, प्रियंका गांधी में अक्स देख रहे हैं इंदिरा गांधी का। तो दलित मतदाता भी रुख कर रहा है कांग्रेस पार्टी का, और ओबीसी पर तो एकदम फ्रंट पर खेल रहे हैं राहुल गांधी। तो बचा क्या है बीआरएस के पास, और बीजेपी के पास तो कुछ है ही नहीं। वहां तो वो वोट ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीआरएस किसी तरीके से लड़े और वो कांग्रेस पार्टी को हरा दे। लेकिन राहुल गांधी के अपना जो कैंपेन है, प्रियंका गांधी की मेहनत, खड़गे जी का अपना फैक्टर है उस इलाके में जहां कर्नाटक जुड़ा हुआ है, तो वो खड़गे जी का फैक्टर, इसीलिए आपको दिख रहा है ये भीड़ कि वो तब्दील हो रही है बदलाव के लिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ ये रुख हमें दिखाई पड़ रहा है यहां से। तो तेलंगाना में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है, मेहनत भी दिखाई दे रही है और आज पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें भी लगी है। लेकिन रविकांत सर, तेलंगाना समेत मानिए 5 राज्यों में 4 राज्य, या फिर चलिए मान लीजिए 3 राज्य भी अगर कांग्रेस जीतती है तो फिर 2024 में मोदी के लिए कितनी मुश्किल हो सकती है? डेफिनेटली बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रही है मोदी जी के लिए। एक तो अगर इन 5 राज्यों के नतीजे में कांग्रेस को 3 मिल जाते हैं और बीजेपी को 1, उस हिसाब से 1 ही मिलेगा। मिजोरम में तो कोई संभावना है नहीं। राजस्थान अगर उनके, हालांकि राजस्थान भी फंसा हुआ है। राजस्थान में प्रज्ञा जी, आपको मजेदार मैं बताऊं समीकरण क्या है। वसुंधरा जी और गहलोत जी खेल रहे हैं असली पिच पर। बाकी क्या है कि अगर वहां 90-95 तक बीजेपी रुकती है तो या तो वसुंधरा जी सीएम होंगी या फिर गहलोत जी होंगे, जो इस समय करीब 55 लोग चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय, जिसमें से 32 तो बीजेपी के हैं और 22 कांग्रेस पार्टी के, 54 है। और ये 54 निर्णायक हैं। बीजेपी के कम से कम 20 विधायक चुनाव जीत के आएंगे जो निर्दलीय है, वसुंधरा राजे के खेमे के हैं। 90 पर अगर बीजेपी आउट होती है तो या तो आप वसुंधरा जी को बनाइए चीफ मिनिस्टर या फिर तैयार रहिए गहलोत जी की ताजपोशी के लिए। तो इसलिए बीजेपी तो वहां बुरी तरीके से फंसी है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल में राजस्थान में है, क्योंकि आपको निवाला आपके हाथ में हो, वो खाने को ना मिले तो सबसे ज्यादा वो दिक्कत होती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो जा ही रहा है आपके हाथ से। तो एक तो ये होगा तय कि अब मोदी मैजिक खत्म, मोदी का जादू अब नहीं चल रहा है। नंबर 1, मोदी ने जो वादे किए थे वो जुमला साबित हो गए, ये लोग बता देंगे अगर ये नतीजे इस तरह से आते हैं जो हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने बड़े सनसनीखेज आरोप लगाए हैं रविकांत सर कि चुनाव में काउंटिंग से पहले ही 11,000 मतपत्र गायब हो गए हैं। उसके बाद चुनाव आयोग ने अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया है। तो एक बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में, और वहां एसडीएम को निलंबित किया गया है। तो इसका मतलब है कि आरोप सिद्ध होते हैं। ये हार की बौखलाहट है। किसी तरीके से कुछ सीट मैनेज की जाए और उसमें ये सब खेल किया जाए, लेकिन कांग्रेस के लोग बड़ी बारीकी से वहां रखवाली कर रहे हैं। जैसे वो किसान अपनी फसल की रखवाली करता है ना, वैसे ही बिजू का लगा करके वहां कांग्रेस पार्टी कर रही है, और बिजू का दिखाते रहना मोदी जी को जरूरी है। तो मध्य प्रदेश में जो वो चाहते हैं, जो इरादे हैं उनके कि हम कुछ मत ये पेटियों में गड़बड़ी करके, जो पोस्टल बैलेट है उसमें गड़बड़ी करके चुनाव जीत लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन नतीजे अगर उस तरह से आते हैं जो दिख रहे हैं, ये सेमीफाइनल है, तो फाइनल की दिशा बिल्कुल तय हो जाएगी। और अब मुझे लगता है कि वो दिखने लगा है। अमित शाह पश्चिम बंगाल में थे आज,
और वो सीए पर बात कर रहे जी हैं, उनके जी। डिप्टी भी कह चुके हैं। तो अब उलटाए के आपको वैसे लागू उत्तर करेंगे। भारत से ज्यादा बंगाल पर भरोसा होने जा रहा है। इसका मतलब है कि बीजेपी और मोदी जी समझ गए हैं कि कम से कम 100 से 150 सीटें उनकी घट रही हैं। 100 से 150 सीटें लोकसभा में। यूपी अभी उनके पास है, और कहीं यूपी में इंडिया अलायंस मजबूत हो गया तो 150 क्रॉस नहीं करेगी बीजेपी लोकसभा चुनाव में। रविकांत सर, आपके हिसाब से फिर भी क्योंकि आज तेलंगाना में है, आखिरी चुनाव है, शाम से एग्जिट पोल्स भी आने लगेंगे, मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगी आपका एग्जिट पोल क्या कहता है, लेकिन अभी सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ 5 राज्यों में से कितने राज्य बीजेपी के पास जाते हुए दिख रहे हैं और कांग्रेस के लिए कितने राज्यों में संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, बीजेपी के पास तो एक भी नहीं जा रहा, वसुंधरा के पास जा सकता है राजस्थान। और जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ नरेंद्र मोदी व्यवहार कर रहे हैं, उनको किनारे कर रहे हैं, तो या तो वसुंधरा राजे या फिर कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के पास, मोदी जी के पास एक भी नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो वसुंधरा जी के पास जा रहा है, और वो सिर्फ राजस्थान है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तीनों, बल्कि मिजोरम, वो चारों में हार रहे हैं। तो फिर ये पूरे चुनावों में जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, क्या वो बिल्कुल फेल होगा? कोई हिंदू मुसलमान कोई ध्रुवीकरण इस बार काम नहीं आ रहा है क्या? प्रज्ञा जी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और वैसे भी मैं इस बात को बराबर कहता रहा हूं कि बीजेपी की ताकत हिंदुत्व नहीं है, तो चुनावी राजनीति की। चुनावी गणित उनका दूसरा होता है। चुनावी गणित होता है बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग। जैसे हम दोनों लोग उत्तर प्रदेश से हैं, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ जो कांशीराम का फॉर्मूला है उसको बीजेपी ने पकड़ा है। ओबीसी में पहले तो एंटी ओबीसी विभाजन और फिर अति पिछड़ों को अपने साथ जोड़ना, ये उसकी सोशल इंजीनियरिंग है। और दलितों में नॉन जाटों को अपने साथ ले आना, ये असली ताकत है बीजेपी की। वो उसे चुनाव जिताती है। और ये दोनों ही समुदाय, अगर मैं केवल नॉन जाटा और दलित और या पूरा दलित लूं और अति पिछड़ा लूं, ये जातियां सांप्रदायिक नहीं है, कतई सांप्रदायिक। आस्थावादी है, वो धर्म को मानती हैं, राम को सब मानती है, लेकिन कोई धार्मिक होना उसका मतलब सांप्रदायिक होना नहीं है। तो ये जातियां कतई सांप्रदायिक नहीं है। वो चीजें दूसरी होती हैं। सांप्रदायिकता का ऊपर से रंग रोशन होता है। वो जो ऊपर से ये करते हैं ना, वो कोट जो करते हैं, उससे लगता ये है कि बीजेपी सांप्रदायिकता की वजह से, हिंदुत्व की वजह से चुनाव जीत रही है, जबकि वो कभी नहीं जीतती, ना जीत सकती है। अच्छा मैं रविकांत सर, बहुत ये अब क्या ऐसा विश्वास हो के गया है? साथ कह रहा हूं जी कि जी ना जी। वो कभी जीत सकती है हिंदुत्व के बलबूते। सर, हिंदुत्व की बात तो ठीक है, लेकिन अब एक पनौती शब्द जो आ गया है, वो स्थापित हो गया है, जो पनौती शब्द, उसके लिए भी एक सवाल है कि आप कहीं भी अगर पनौती कहा जाएगा तो क्या ये मान लिया जाए कि मोदी को ही कहा जा रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जिस तरीके से नोटिस भेजा, उसके बाद मूर्खों के सरदार वाली बात जो कही गई, उसके लिए भी काफी हो हल्ला मचा, शिकायतें हुई, लेकिन चुनाव आयोग का रुख कुछ साफ दिखाई नहीं दिया है। तो चुनाव आयोग की भूमिका आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग की भूमिका तो मोदी जी के आने के बाद ही बदलने लगी थी। और मुझे लगता है कि जो लोगों ने उसका नामकरण किया है ना, केंद्रीय चुनाव आयोग को शॉर्ट फॉर्म में लोग केचुआ कह रहे हैं। और केचुआ की रीढ़ नहीं होती, तो ये रीढ़ विहीन हो गई है संस्था। मोदी जी जो कहते हैं, जो करते हैं, अरे आप जानते ही होंगे कि एक बार तो चुनाव की तारीखें पहले अमित मालवीय ने ट्वीट कर दी थी, चुनाव आयोग ने बाद में की। अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव की तारीखें चुनाव आयोग तय करता है या अमित मालवीय के जो भी आका होंगे वो तय करते हैं। ये तो उसकी इज्जत पर बट्टा है ना। और वही तारीखें चुनाव आयोग ने 2 घंटे बाद घोषित की। अगर उसमें कुछ हेरफेर होता तब तो हम ये मानते कि भाई एक व्यक्ति का अपना प्रेडिक्शन है। हम लोग भी कई बार करते हैं कि अच्छा इस महीने के इस तारीख में चुनाव हो सकता है, ये संभावना तो हम लोग भी व्यक्त करते हैं। लेकिन बिल्कुल वही तारीख दे देना, ये सब कैसे हो रहा है? तो चुनाव आयोग एक तरह से रीढ़ विहीन हो गया है। उसे अगर अपनी इज्जत बचानी है और उस संस्था की मर्यादा को कायम रखना है, क्योंकि संस्था व्यक्तियों से चलती है,
संस्था बराबर रहती है, व्यक्ति तो आते जाते हैं। तो उस संस्था की अगर आपको इज्जत बरकरार रखनी है, उसकी मर्यादा बरकरार रखनी है, तो जो भी चुनाव आयुक्त हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम इसको बरकरार रखें। निष्पक्ष होना और निष्पक्ष दिखाई भी देना, ये दोनों जरूरी है। बिल्कुल, दोनों ये जरूरी है। अगर आपने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है, तो हम्म। आप नरेंद्र मोदी को भी अगर कर देते ना, तो इस देश की जनता की निगाहों में आप बहुत ऊंचे हो जाते। और लेकिन चूक गया भरोसा और चुनाव होता, आयोग। भरोसा बढ़ता। बिल्कुल ठीक बात आपने कहा डेफिनेटली, सर। डेफिनेटली। तेलंगाना में अगर जैसे फाइट में तो दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीआरएस, केसीआर की पार्टी बीआरएस। आपके हिसाब से अगर कांग्रेस जीतती है तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? क्या वो भारत जोड़ो आंदोलन होगा? क्या वो राहुल गांधी की मेहनत होगी? क्या वो कांग्रेस की रैलियों में आ रही भारी भीड़ होगी? और अगर बीआरएस पार्टी जीतती है तो क्या वो केसीआर के द्वारा कराया हुआ काम होगा या फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है? और अगर हारती भी है केसीआर की बीआरएस पार्टी, तो उसके पीछे भी क्या फैक्टर होगा, ये भी मैं जानना चाहूंगी। देखिए, केसीआर के हार के पीछे का जो बड़ा कारण है परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोप, एंटी इनकम्बेंसी, जो उन्होंने वादे किए थे उस पर खरे नहीं उतरना, ये उनकी हार का सबसे बड़ा कारण होगा। और जो कांग्रेस की जीत का फैक्टर है, वो शुरू होता है भारत जोड़ो यात्रा से, जहां राहुल गांधी नायक के तौर पर खड़े होते हैं, उभरते हैं वहां से, बिल्कुल लोगों से बात करते हैं, किसानों से, मजदूरों से, दलितों से, महिलाओं से, विकलांगों से, खिलाड़ियों से, हर। और अभी जो हैदराबाद में वो ऑटो ड्राइवर के साथ चलते हैं, बात करते हैं, वो सफाई कर्मियों के साथ बात करते हैं, दिल्ली में कुलियों से बात करते हैं, रामेश्वर से मिलते हैं, अपने घर लंच करवाते हैं। उन महिलाओं को जिनकी हसरत थी कि दिल्ली हम देखें, उनको गांधी परिवार बुलाता है घर और मैं लंच करवाता है, तो उनके सपनों को कितनी उड़ान दी। तो असल में वो राहुल का अपना व्यक्तित्व है जो तेलंगाना में सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए। और सबसे ज्यादा मैं ये बीआरएस की कहूंगा हार कि के लिए क्या बीआरएस फैक्टर की होगा? हार के लिए तो उसके अपना एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन इसमें एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है, वो है कांग्रेस पार्टी का एकजुट होकर के एक टीम की तरह काम करना। हम्म। कोई कसर नहीं छोड़ी है। 3-3 रैलियां एक एक दिन में की हैं प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, खड़गे जी भी पहुंचे, सोनिया गांधी ने भी मैसेज दिया। लेकिन जबरदस्त टीम वर्क था कांग्रेस पार्टी का। और एजेंडे पर ही बात की, कहीं भटकाव नहीं, बिल्कुल एजुकेशन पर बात, रोजगार पर बात, महंगाई पर बात, भ्रष्टाचार पर प्रहार। ये जब आप कोर एजेंडे पर आते हैं, जब आप लोगों के हितों की बात करते हैं। और राहुल ने पूछा कि भारत माता क्या है, राजस्थान से वो भारत माता, तो उसका जिक्र तेलंगाना में भी। तो ये जो पूरी परिस्थितियां हैं उसने मोड़ दिया है पूरी तरीके से तेलंगाना के उस चुनाव को, जिसमें बदलाव की बयार नहीं, बदलाव का तूफान दिखाई पड़ रहा है। देखिए, तेलंगाना में क्या कुछ होने वाला है और किस तरह से होने वाला है, ये बयार कैसे आंधी बन गई है, कैसे तूफान बन गई है, इस पर बात कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर। शाम तक एग्जिट पोल्स आने लगेंगे। फिलहाल तेलंगाना में बम्पर वोटिंग चल रही है। वोटर्स के दिमाग में क्या कुछ चल रहा होगा वो हमने आपको तमाम अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाई दिया है। और शाम के सारे एग्जिट पोल्स में आपको जुड़े रहना है और आपको सबसे पहले एग्जिट पोल इसी चैनल पे मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।